Hello, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor of Geography. I welcome you all this class of Geography. In this class, we teach the regional geography of the world. The last video, we detail study the continental Africa, geomorphology, structure, drainage system, natural vegetation, soils, minerals. Today, we will study the continental Africa, इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन। पिछले वीडियो में हमने विश्व की प्रादेशिक भूगोल पेपर के अंतर्गत हम लगातार जो पढ़ रहे हैं सीरीज़ में, उसमें अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ा है और इसमें हमने यहाँ की जो स्थलाकृति है, यहाँ का धरातल है, यहाँ का ड्रेनेज पैटर्न है, यहाँ पाई जाने वाली मृदा, संसाधन, जल के स्रोतों की चर्चा की थी। आज हम अफ्रीका महाद्वीप की जो जनसंख्या है और जो जननांकी है, यहाँ की जो इकोनॉमी है, उसका अध्ययन हम करेंगे। साइड का जो मैप है यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप का है और साइड का जो इंडेक्स है जो आगे चल के इस वीडियो सीरीज़ में हमें पढ़ना है, वो यहाँ पे नज़र आने वाला घनत्व है कि किस प्रकार की डेंसिटी जो है इस महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती है। तो हम जब अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ते हैं तो शुरुआत में हम देखें कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होते हुए भी अफ्रीका विश्व का सबसे दरिद्र और सबसे अविकसित भूभाग है। यानी हम इसे समझें तो यहाँ पे ये कहना उचित है कि विश्व के सर्वाधिक संसाधन इस महाद्वीप के अंतर्गत हैं। इसे अंध महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे भारी मात्रा में संसाधन है, लेकिन फिर भी इस महाद्वीप का डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ है। ये विश्व का सबसे दरिद्र, सबसे अविकसित महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। यातायात और तकनीक का विकास न होने के कारण इन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है, क्योंकि एक तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है, यहाँ का धरातल है, इस प्रकार का है कि बहुत सारे घने जंगल, नदी नाले और रिफ्ट वैली यहाँ पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है उसका डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। और किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ पे बेहतर यातायात की सुविधा के साथ बेहतरीन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो वही दोनों चीज़ें इस महाद्वीप में नहीं हो पाई हैं आज तक, इसलिए यहाँ के जो संसाधन हैं उनका समुचित रूप से उपयोग है वो नहीं हो पाया है। आगे हम देखें तो महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या आज भी अशिक्षित है। इसी से इस महाद्वीप को अंध महादेश के रूप में जाना जाता है। आज भी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं। साक्षरता की दर है जो कम है। यह महाद्वीप विकास की इस दौड़ में पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक क्रांति के कारण हमें पता है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई, तो वो हुई थी यूरोप महाद्वीप में। और उसके पीछे रीजन था एक बड़ा सा कि जब यूरोप में बहुत बड़ी पॉपुलेशन जब बड़ी मात्रा में बढ़ने लगी तो वहाँ के जो लोग थे उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूरा करने में वहाँ के संसाधन है जो घटने लगे। तो ये वो समय था जब विश्व के अंदर परिवर्तन हो रहा था, तो वहाँ पे इस प्रकार की मशीनों का डेवलपमेंट हुआ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और यही क्या थी, औद्योगिक क्रांति थी। इस औद्योगिक क्रांति के दौरान अफ्रीका ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में, यूरोप ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। और उपनिवेशों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि वहाँ से संसाधनों को लाया जाए, रिसोर्सेज को लाया जाए और उनको मॉडिफाई करके फिर अपने उपयोग में लिया जाए और संसार के विभिन्न देशों में उन्हें भेजा जाए। तो यूरोप वालों को यहाँ पे कच्चा माल प्राप्त करने और निर्मित माल बेचने के लिए अफ्रीका की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। शीघ्र ही पता चला कि यहाँ हीरा, सोना, तांबा और यूरेनियम का भंडार है। अतः इसके संसाधनों का दोहन आरंभ हुआ। प्राय सभी अफ्रीकी देश यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपने अधीन कर लिए गए। अब यहाँ पे बड़ी बात यह है ध्यान देने योग्य कि इस महाद्वीप में प्राचीन समय से बहुत संसाधन थे।
लेकिन जब यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी हुई तो यूरोप महाद्वीप के अलग अलग देशों में वहाँ पे जो राजतंत्र था, अपनी सेनाएं, वहाँ के जो विद्वान लोग थे उन्हें भेज के, और यहाँ पे लगभग सभी यूरोपीय कंट्रियों ने यहाँ के देशों को अधीन बना लिया। उसका रीजन उनके पीछे यहाँ के संसाधनों का दोहन था। प्रारंभिक उद्योगों को अपार क्षति हुई एवं अफ्रीका की अर्थव्यवस्था यूरोप केंद्रित हो गई और किसानों को यूरोपीय उद्योगों के लिए कच्चा माल उगाने के लिए बाध्य कर दिया गया। यह वो समय था जब भारत में भी नील की खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया गया था और भारत के अंतर्गत भी एक बड़ी मात्रा में दक्षिण भारत के पठारों में के जंगलों को काट के यहाँ पे आलू की खेती करवाई गई थी ज़बरदस्ती उस समय अंग्रेज़ों द्वारा। उसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप को अधीन करके वहाँ के लोगों को भी अपने हिसाब से कृषि कार्य में लगा दिया। यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि जो दास प्रथा थी, उस दास प्रथा में भी अफ्रीका महाद्वीप के जो लोग थे उन्हें अंग्रेज़ों ने बंधक बनाकर विश्व के अलग अलग हिस्सों में ले जाके उनसे काम करवाया। घरेलू उद्योगों की अवनति होती गई। जैसे ही कोई बाहर के लोग आए, भारत में भी जिस प्रकार से घरेलू उद्योगों की अवनति हुई उसी प्रकार अफ्रीका में भी हुई। जलवायु और मिट्टी की विभिन्नता के कारण अफ्रीका में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। यहाँ पे ज्वार, बाजरा, गेहूं, कसावा, कपास, मूंगफली, कोको और विभिन्न प्रकार के फल, कुछ मसाले जैसे लौंग आदि अफ्रीका की मुख्य फसलें हैं। उष्णकटिबंध के निम्न भाग की जो मुख्य उपज है वो चावल है। ये यहाँ का कृषि का पैटर्न है। और यहाँ पे देखें तो अफ्रीका का इतिहास भयंकर महामारियों जैसे मलेरिया, HIV, सैनिक विद्रोह, जातीय हिंसा आदि घटनाओं से भरा हुआ है। ये भी इसकी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। कहीं न कहीं हम शुरुआत में जब इसकी इकोनॉमी देख रहे हैं तो उस इकोनॉमी में एक लाइन निकल के आ रही है कि यह महाद्वीप आज भी पिछड़ा हुआ है और उस पिछड़ने के पीछे एक तो यूरोप महाद्वीप के लोग हैं और दूसरे यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाए। कुछ बीमारियाँ, महामारियाँ रही हैं, कुछ यहाँ पे आपसी संघर्ष रहे हैं, उसकी वजह से ये महाद्वीप की जो वर्तमान स्थिति है वो महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक हैं। सन 2008 के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 1 अरब के पास है। 98.7 करोड़ क्षेत्रफल देखें हम तो 2.93 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और डेंसिटी जो है वो है 85 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सकल घरेलू उत्पाद अगर PPP वैल्यूएशन देखें हम अमेरिकन डॉलर में तो वो लगभग 26,75,993 है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 2003 में प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में अफ्रीका ने 25 देशों की सूची में सबसे निचला स्थान प्राप्त किया। 1994 से 2005 तक अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में सुधार आया और वर्ष 2005 के लिए औसतन 5% रही है। कुछ देशों में हम देखें तो अंगोला, सूडान, इक्वेटोरियल गिनी, जिन्होंने अपने पेट्रोलियम भंडारों और पेट्रोलियम वितरण प्रणाली का विस्तार किया है, ने औसत से अधिक डेवलपमेंट किया है। यानी यहाँ के जो कुछ देश हैं जिनकी विकास दर ज़्यादा है तो उसके पीछे वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग है। विगत कुछ वर्षों में चीन ने अफ्रीकी देशों में काफ़ी निवेश किया है। चीन यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा है। उसके पीछे चीन की मंशा है कि यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन किया जाए। सन 2007 में चीनी उपक्रमों ने अफ्रीकी देशों में कुल $1 बिलियन का निवेश किया। दक्षिण अफ्रीका भारत की तरह तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, जो इस महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण का देश है। पर यहाँ भी गरीबी, शिक्षा का अभाव, HIV, एड्स जैसी समस्याएं हैं। इन सब के बावजूद अफ्रीका अपनी अमूल्य प्राकृतिक संपदा, पशु पक्षियों की विविधता और विकसित होते नए नगरों के कारण पर्यटन का प्रमुख आकर्षण आज भी बना हुआ है। अफ्रीका के अंदर सवाना के जंगल और विश्व की
जो बहुमुखी बायोडाइवर्सिटी है वो इस महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियाँ यहाँ के जो पर्यटन है उसके आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। अब ये डेंसिटी की बात हम करें, यहाँ पे डेंसिटी, ये जो डार्क वाला जो हिस्सा है वहाँ पे 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। ये वाले हिस्से आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल जो पीला हिस्सा है ये वाला जो पार्ट, इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है 0 से 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और ये एरिया काफ़ी बड़ा है। जहाँ पे इस प्रकार के कलर हैं वहाँ पे लगभग 75 से और 300 के बीच प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति निवास करते हैं। अब यहाँ की पॉपुलेशन की हम चर्चा कर लें तो अफ्रीका की जनसंख्या में पिछले 40 वर्षों में काफ़ी वृद्धि हुई है। आज भी हम जननांकीय आंकड़े देखें तो विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो अफ्रीका महाद्वीप की ही है, जिस कारण से जनसंख्या का बड़ा हिस्सा लगभग जो है वो 25 वर्ष से कम आयु का है। अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या नील नदी की घाटी, भूमध्य सागरीय तट यानी कि यूरोप महाद्वीप की तरफ, कीनिया, अबिसिनिया के पठार, पश्चिमी सूडान, गिनी का तट एवं सुदूर दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका संघ के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय भागों में मिलती है। सबसे अधिक जो घनत्व है नील नदी की निचली घाटी, डेल्टा और दक्षिण नाइजीरिया में लगभग देखिए यहाँ पे 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। इस महाद्वीप में जहाँ पे जो बेहतर सुविधाएं हैं वहाँ पे डेंसिटी है वो अधिक पाई जाती है। शेष घने आबाद उपयुक्त प्रदेशों का जो घनत्व है वो 50 से और 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। दक्षिण मध्य और पूर्वी अफ्रीका में जो यहाँ की प्रमुख भाषा है वो इस महाद्वीप की बांटू भाषा बोलने वाले लोगों की अधिकता है। इसके अलावा इन भूभाग में कई भाषाई अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं, जैसे पूर्वी अफ्रीका के नीलोट जनजाति, दक्षिण और मध्य अफ्रीका के स्थानीय खोइसान जिन्हें सैन, बुशमैन और पिग्मी कहा जाता है, ये प्राचीन जनजातियां भी इस महाद्वीप में निवास करती हैं। अगर बात करें हम सैन लोगों की तो ये अन्य अफ्रीकी जातियों से शारीरिक रूप से भिन्न हैं और दक्षिण अफ्रीका के सर्वप्रथम निवासी इन लोगों को कहा जाता है। पिग्मी की बात करें तो ये मध्य अफ्रीका में बांटू लोगों से पहले निवास कर रहे हैं और ये विश्व की सबसे छोटी जनजाति है उसमें गिनी जाती है। कांगो प्रदेश के ये मूल निवासी हैं पिग्मी। इनका कद छोटा है, नाक चपटी और केस जो हैं घुंघराले होते हैं, वो इस जनजाति की विशेषता है। अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के लोगों को अगर हम देखें यहाँ की जनसंख्या को तो 2 भागों में बांटा गया है, बर्बर और अरबी बोलने वाले पश्चिमी भाग के लोग और पूर्व में इथोपियन बोलने वाले। अरब लोग जो लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में अफ्रीका पहुँचे और इस्लाम और अरबी भाषा का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इनके अलावा फोनेशियन, ईरानी अलन, यूरोपियन बंदाल, यूनानी, रोमन लोग भी उत्तरी अफ्रीका में आकर बस गए और उत्तरी अफ्रीका के जो अंदरूनी सहारा क्षेत्र हैं वहाँ पे मुख्य रूप से तुआरेग और दूसरी खानाबदोश जातियाँ निवास करती हैं। खानाबदोश जातियाँ इस प्रकार की जातियाँ होती हैं जो अपने जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार यात्राएं करती रहती हैं, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यूरोपीय उपनिवेश के दौर में भारतीय उपमहाद्वीप से भी काफ़ी लोग अफ्रीका आए, यानी कि भारत से भी बहुत सारे लोग अफ्रीका जाके बस गए। यह लोग मुख्यतः कहाँ बसे देखो आप, दक्षिण अफ्रीका और केन्या में। उपनिवेश का जो दौर था उसके अंत के पूर्व अफ्रीका के सभी प्रांतों में श्वेत लोग बहुतायत थे, यानी जब उपनिवेश था उस समय
पूरी अफ्रीका में जो यूरोप महाद्वीप के लोग थे वो फैले हुए थे, जो सेकंड जो वर्ल्ड वार था उसके उपरांत धीरे धीरे अपने देशों को लौट गए। आज अगर हम बात करें यूरोपियन लोग के, जो स्वेज समुदाय के लोग हैं, तो वो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे आदि देशों में अल्पसंख्यक गिने जाते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में रह गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका की कुल आबादी का 11% लोग श्वेत हैं, जो किसी भी अफ्रीकी देश से अधिक हैं। यानी कि आप देखिए कि 11% लोग आज भी यूरोप महाद्वीप के लोग हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी पिछड़ी हुई है। जनसंख्या में देखें तो तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। और इस महाद्वीप का ओवरऑल अध्ययन में हम समझ में ये बात आ रही है कि यहाँ पे प्राचीन समय से ही यूरोप महाद्वीप के लोगों का प्रभाव रहा है। थैंक यू।